हम लोग पढ़ रहे थे थोड़े से पैरेललोपाइप के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेललोपाइप के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, उसी में हम लोग ध्यान से देखिएगा। एक दो पॉइंट और बचा रह गया था। लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा था पैरेललोपाइप के बारे में। सबसे पहला चीज, हमारा पैरेललोपाइप कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखता है कुछ। हमारा पैरेललोपाइप कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, A1 B1 C1 और D1। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा पैरेललोपाइप बना सकते हैं फ्रॉम एनी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं एक बार फिर से नोट करवा देता हूं। ठीक है, सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टू यूनिकली कंस्ट्रक्ट to uniquely to uniquely construct, ठीक है, a parallelopipe we need three non coplanar vectors। ठीक है, लास्ट क्लास में ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी एक पैरेललोपाइप को बनाने के लिए तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसका नाम दे देते हैं बी वेक्टर, और ये जो नाम वेक्टर है उसका नाम देते हैं सी वेक्टर। अब इसका पैरेललोपाइप मतलब क्या है? कि ऐसा प्रिज्म जिसका हर एक बेस क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, बेस क्या है? जिसका पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अगर ए वेक्टर हुआ तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। फिर अगर ये भी अगर पैरेललोग्राम है ये वाला, तो ये अगर सी वेक्टर है तो ये भी क्या बन जाएगा, सी वेक्टर। ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर से इधर आते हैं कि बी सी सी वन बी वन, अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है तो ये अगर सी हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। ये अगर बी हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले पार्ट पे आऊंगा तो ऊपर वाले में भी दिखाई देगा कि ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, इस पूरे पैरेललोपाइप में बस तीन ही वेक्टर हर जगह हमको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बस तीन ही वेक्टर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोपाइप बना सकते हैं। तो पैरेललोपाइप बनाने के लिए हमें बहुत सारा वेक्टर की जरूरत नहीं है, बस तीन ही वेक्टर का जरूरत है। हम फ्री वेक्टर की यूज करते हैं, तो हम लोग पैरेललोग्राम बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, तो हमारा पैरेललोपाइप मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, पैरेललोपाइप का जो आगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाएगा। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बॉडी डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल बनाते हैं। चलिए यहां से ये ए C1 को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक बॉडी डायगोनल मिलेगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो AC1 को हमने एक बॉडी डायगोनल बना दिया। ठीक है, दूसरा बॉडी डायगोनल हम यहां से बनाते हैं जिसका नाम है BD1। ठीक है, तो BD1 के नाम से भी हमने एक बॉडी डायगोनल बना दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो बॉडी डायगोनल बनाई, ये 3D फिगर है, दो बॉडी डायगोनल हमने बना दिया। अब क्या करते हैं, ये जो A है, A को मैं चलिए ओरिजिन मान लेता हूं। इससे क्या कुछ चीजें प्रूफ करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि लेट A इज ए ओरिजिन। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी ओरिजिन मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। A को चले हमने क्या मान लिया, A को मान लिया हमने ओरिजिन। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर A को ओरिजिन मान लिया तो उस केस में हमारा जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, A वेक्टर, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, AD वेक्टर हमारा किसकी तरह काम करेगा, B की तरह काम करेगा। AD वेक्टर हमारा B वेक्टर हो जाएगा। ठीक है,
और a1 ये हमारा सी वेक्टर बन जाएगा। a1 ये हमारा सी वेक्टर बन जाएगा। a1 जो वेक्टर होगा यानी कि ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? सी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा सब लोग। अगर मेरे को एसी वेक्टर निकालना हुआ, एसी वेक्टर निकालना हो मतलब ए से लेकर सी तक जाना है। ठीक है, अब ए से लेकर सी तक जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? ए से लेकर बी जा सकते हैं, बी से लेकर सी जा सकते हैं, सी से लेकर C1 जा सकते हैं। तो आप लोग को देखने को मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? एसी वेक्टर कैसे हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आया समझ में? सर एक बार बॉडी डायगोनल बताइएगा ना फिर से। क्या हो गया? बॉडी डायगोनल मतलब जो बॉडी के अंदर से पास हो, फेस डायगोनल मतलब जो फेस पे हो। तो बॉडी के अंदर से पास होने वाला डायगोनल कौन सा होगा? ये और यही होगा। इन दोनों लाइन को जोड़ने से ही आएगा, और इन दोनों लाइन को जोड़ने से फेस बॉडी डायगोनल आएगा। फेस डायगोनल मतलब जो फेस पे बनेगा। ठीक है, तो AC वाला वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे हो गया? ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर एडिशन में। ठीक है, अब उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे और या फिर अगर हम चाहें तो BD1 वेक्टर को भी अगर निकालना चाहे तो BD1 वेक्टर क्या आ जाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो AC वेक्टर हमने निकाल लिया, हम BD1 वेक्टर को निकाल लेते हैं। BD1 वेक्टर को निकालेंगे, BD1 वेक्टर। ठीक है, ये BD1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, BD1 ये वेक्टर BD1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? B से लेके D1 तक जाना है। तो आप लोग बताइए BD1 वेक्टर क्या होना चाहिए? What could be the BD1 vector? BC वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो सकता है BD1 वेक्टर? सी वेक्टर प्लस सर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ध्यान से देखो, अब इतना सारा चीजें खत्म हुआ है, अभी भी अगर गलती करोगे तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर माइनस ए वेक्टर होगा, माइनस ए वेक्टर प्लस बी। तो अब अगर इसको सोचने के लिए आपको 10 मिनट का समय चाहिए कि माइनस ए वेक्टर होगा, फिर तो दिक्कत है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया AC वेक्टर निकल गया, हमारे पास BD वेक्टर निकल गया। अब चलिए एक काम करते हैं हम लोग, जो AC है, AC का AC1 जो है उसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये AC1 है, सॉरी AC वेक्टर नहीं, AC1। ठीक है, ताकि डायगोनल जो होगा AC1 होगा। अब क्या करते हैं, लेट M इज ए मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, लेट M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC1 वेक्टर। ठीक है, या फिर AC1, चलिए ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। M जो है AC1 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो M वाला वेक्टर आएगा मिड पॉइंट ऑफ C1। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC1 का जो AC1 वेक्टर का जो मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, AC1 वेक्टर का जो मिड पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? AC1 वेक्टर का जो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना निकल के आएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2। वेरी गुड, A वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, ये तो चलिए इसका पोजीशन वेक्टर हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अगर BD1 का पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? मैंने ऐसा ले लिया कि लेट N इज ए मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, लेट N इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD1। अब चलिए BD1 का जो मिड पॉइंट है वो N है, तो अगर N का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालें, तो N का अगर पोजीशन वेक्टर निकालें तो वो हमारे पास कितना निकल के आएगा? यानी कि यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट हो गया हमारा ये M,
और इसका मिड पॉइंट चलिए कहीं पे भी आ गया, हमें नहीं पता, यहाँ पे आ गया, चलिए ये हो गया n। ये जो n का पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा? -a+b+c/2। देखो n अगर मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, सबसे पहला चीज। और b का पोजीशन वेक्टर प्लस d का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा, ये चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, b का पोजीशन वेक्टर कितना है? इधर देख के बताइए, b का पोजीशन वेक्टर क्या है? b का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। a वेक्टर। तो b का पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास a वेक्टर, 1 इंटू a वेक्टर। ठीक है, प्लस d1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? d1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? b+c। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर OD1। ठीक है, तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा? b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? b वेक्टर प्लस c वेक्टर 1 इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। यानी कि ये भी कितना निकल के आया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 2। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। हमारा BD1 वेक्टर अलग था, वो एक अलग डायगोनल था, हमारा AC1 वेक्टर एक अलग था, वो अलग डायगोनल था। बट दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट देखूं तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दोनों का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि दोनों वेक्टर का, यानी कि दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट सेम होगा। ठीक है, यानी कि हमें यह समझ में आ रहा है कि जितना भी बॉडी डायगोनल है, सारे के सारे बॉडी डायगोनल क्या करेगा? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दैट मींस व्हाट? all body diagonals of a parallelepiped are concurrent। concurrent means all the lines passes through a single point या फिर same point। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है, हम एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, सबका पोजीशन वेक्टर अलग अलग पॉइंट हमने ले लिया था, बट दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इट मींस द बॉडी डायगोनल्स of a parallelepiped, ठीक है, the body diagonals of a parallelepiped intersect at a point। ठीक है, पॉइंट या फिर कंकरेंट पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। कंकरेंट पॉइंट यानी कि सबका सब क्या होगा? सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और वो पॉइंट क्या होगा? एंड दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट, that point is the midpoint of all body diagonals। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम होता था तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते थे? पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? देख रहे हैं गधा सब, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का प्रॉपर्टी भूल गया। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए, इतना समय नहीं है हम लोगों के पास। जल्दी बताइए। पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? क्या मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है?
एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर कोई दो लाइन है मेरे पास, मान लेते हैं एक है ए बी, ठीक है, दूसरा है सी डी, ठीक है, दोनों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये ए बी वाला लाइन सी डी को बाइसेक्ट करेगा, सी डी वाला लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। बाइसेक्ट पॉइंट मतलब क्या, मिड पॉइंट। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये जो जितने भी डायगोनल्स होंगे, सारे डायगोनल्स का क्या होगा, सेम मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में होते थे वैसे ही कुछ टाइप की चीजें पैरेललोपाइप में होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद नहीं आ रहा था। ओके, एक आखिरी पॉइंट है, उसको भी हम लोग बता देता हूं मैं। जैसे ऑपोजिट वर्टेक्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, उस पे ऑपोजिट वर्टेक्स टेट्राहेड्रन में, ठीक उसी तरीके से हमारा एक आता है ऑपोजिट वर्टिसेस यहाँ पे। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्टिसेस का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, जो भी हमारा मेन डायगोनल होगा, मेन डायगोनल को ज्वाइन करके जो वर्टिसेस ज्वाइन करके मेन डायगोनल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस जॉइनिंग द मेन डायगोनल्स। मेन डायगोनल या फिर बॉडी डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल, तो वो बॉडी के अंदर से पास होता है, मेन डायगोनल। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरा भी कोई पैरेललोपाइप है, ये वाला वर्टेक्स देखिए और ये वाला वर्टेक्स देखिए, जैसे ए हो गया और C1 हो गया, दोनों क्या कर रहा है, मेन डायगोनल का एंड पॉइंट्स पे आ रहा है, तो AC1 क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा। ए और C1 ये दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे D1 और B मेन डायगोनल का वर्टेक्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा BD1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे ऑपोजिट वर्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था ऑपोजिट वर्टेक्स। उसके बाद एक और चीज आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है ऑपोजिट एजेस। ओहो, इसमें ऑपोजिट में एक पी मिसिंग है, ऑपोजिट एजेस। ठीक है, ऑपोजिट वाला एज किसको बोला जाता है, वो चीज देखिएगा। ठीक है, कभी भी अगर ऑपोजिट एजेस का मतलब बोला जाए, तो यहां पे देखिएगा, अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखिएगा, C1, ठीक है, B1 C1, जैसे ऑपोजिट वर्टेक्स होता है ना, वैसे ही ऑपोजिट एजेस भी होता है। ठीक है, और अगर ये पता लगाना है कि ऑपोजिट एजेस कैसे होगा, तो बॉडी डायगोनल से रिलेटेड जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से जो एज बन रहा है, वो क्या होगा, पूरा का पूरा ऑपोजिट होगा। जैसे कि मान लीजिए, और ऑपोजिट एजेस मतलब उस एजेस के साथ वो दूसरा वाला एजेस जो है वो कनेक्टेड नहीं है। सिंपल सा, अगर मैं B1 C1 ले लूं, तो इसके ऑपोजिट कौन सा एजेस दिखेगा, इसके ऑपोजिट हमको दिखेगा AD। ठीक है, देखिए A से C1 जो है बॉडी डायगोनल जुड़ा हुआ है, तो B1 C1 और AD ये दोनों मिलके हमारे क्या हो गया, ऑपोजिट एजेस हो गया। ठीक है, तो एक ऑपोजिट एजेस हमारे पास क्या आ जाता है, AB और B1 C1। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गया, पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस। अगर कोई मेरे से पूछता है कि बताइए ये B1 का ऑपोजिट एजेस क्या होगा, तो B1 से अगर मैं बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूं B से, तो ये कहां तक, D1 तक आ रहा है, यानी कि D1 और B1 इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑपोजिट एजेस और क्या मिल जाएगा, B1 और D1, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट एजेस हो जाएंगे, ये हमारे ऑपोजिट एजेस हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी था कि पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रन क्या होता है। अभी इस पे क्वेश्चन नहीं करना है, इसके बारे में बस अभी जानकारी लेना है। ठीक है, तो मेन मेन चीज क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक याद रखिएगा। हमने टेट्राहेड्रन पढ़ा, टेट्राहेड्रन कैसा होता है, कैसा दिखता है, इस चीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने देखा कि टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेललोपाइप देखा, पैरेललोपाइप में हमने देखा कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका फेस डायगोनल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इसका ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट एजेस, ये सारे की चीजें देखे। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो बॉडी डायगोनल होता है, सबका सब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, और वो पॉइंट जो होता है सारे डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन हम लोग जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरीके की चीजें आएंगे,
तो उसमें उसमें हम लोग ये सारे के सारे पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रन का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वहां हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा टेट्राहेड्रन का, ये सब का, कि वॉल्यूम निकाला जाएगा। तो उस समय हमें पता रहना चाहिए कि टेट्राहेड्रन क्या है और पैरेललोपाइप क्या है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग ये सारी चीजें देख लिए। तो आप लोगों को क्लियर हो गया टेट्राहेड्रन क्या चीज होता है और पैरेललोपाइप क्या चीज होता है? आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अगर मैं बोलूं क्यूब, क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा क्यूब होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछूं क्या क्यूब को हम लोग पैरेललोपाइप बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते हैं। अब मान लीजिए ये ले लेते हैं एक हम लोग, इसको क्या नाम बोला जाएगा? अगर ये क्यूब है तो इसका नाम क्या होगा जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं? क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो क्या क्यूबॉइड भी हमारा पैरेललोपाइप होगा? यस सर, होगा। वेरी गुड, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम के अंदर बहुत सारा आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रोम्बस आ जाता है, ठीक उसी तरीके से पैरेललोपाइप के अंदर ये सारे के सारे 3D फिगर आ जाते हैं। पैरेललोपाइप में हमें सिर्फ बोला गया था कि एक प्रिज्म होना चाहिए जिसका बेस पैरेललोग्राम होना चाहिए। अगर इसका बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, अगर बेस इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें पैरेललोपाइप है। तो आप आगे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, सर इसमें तो क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूबॉइड में हम लोग क्या यूज करेंगे, या फिर इसमें तो क्यूब दिया गया है। तो ये सारे के सारी चीजें पैरेललोपाइप है, ठीक है। इन सबको जोड़ के हम लोग एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोपाइप। तो ये था हमारा बेसिक सा चीज है, बेसिक सा चीजें पढ़ना था, ठीक है। और यहां तक हम लोग का क्या एक पार्ट खत्म हो गया, वेक्टर का एक बहुत ही बड़ा सा पार्ट खत्म हो गया। अब वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वाले पार्ट से नहीं आता, अभी हम लोग जितना पढ़े हैं उससे भी आता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन क्या होगा, मिक्स होके आ जाएगा, जिसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको यूज होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ही आज हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अगली क्लास से या फिर जब से हम लोग का प्रॉपर हम लोग प्रोडक्ट में घुस जाएंगे तो हम लोग बहुत सारे मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा बेसिक था, हमने पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रन के बारे में पढ़ा था। अब चलिए चलते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग को भेजूंगा, ट्राई कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस भेजा था वो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करता है तो दो तरीके से वो मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहला जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर उसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का प्रोडक्ट होता है हमारे पास, एक को नाम दिया जाता है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को नाम दिया जाता है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा क्यों क्यों ये नाम दिया गया? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट निकलता है ना, कि प्रोडक्ट होने के बाद जो वैल्यू निकलता है, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू स्केलर होता है। स्केलर का मतलब क्या होगा? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि 5 6 7 8 उस तरीके से। बट इस केस में क्या हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, या फिर इसका नाम इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट दिया गया क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, वो वैल्यू हमारा वेक्टर आएगा। तो एक का प्रोडक्ट वाला रिजल्ट जो है वो स्केलर आता है, दूसरा प्रोडक्ट वाला रिजल्ट जो है वो वेक्टर आता है। और मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर हो रहा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इसका जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, स्केलर आएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू क्या आएगा, वेक्टर आएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा, ठीक है।
अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हल्का सा देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके बढ़िया से दोनों चीज को पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका वैल्यू होता है एक्चुअली ए डॉट बी, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट का अगर वैल्यू निकालने बोला जाता है तो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और थीटा जो होता है क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और ये जो हमारे पास आता है, ठीक है, स्केलर वाला जो आता है, सॉरी वेक्टर वाला जो आता है, वेक्टर वाला जो होता है वो होता है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, और साथ में उसका डायरेक्शन भी आ जाता है एन कैप। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या आप लोग मेरे को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं? आप लोगों ने फिजिक्स में इतना सब कुछ पढ़ रखा है, क्या आप लोग मेरे को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं? क्या मेरा आवाज फिर से नहीं आ रहा है क्या, या जब भी मैं सवाल पूछता हूं तब आवाज गायब हो जाता है? क्लास 11 12 फिजिक्स में पढ़ लिए हैं आप लोग, मेरे को बस हल्का सा एग्जांपल बताइए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या कौन कौन सा है? सर वर्क डन, वर्क डन क्या डॉट है? प्रोडक्ट्स, डॉट प्रोडक्ट वर्क डन। प्रोडक्ट, चलिए हमने मान लिया है कि आप फोर्स हो गया वेक्टर, फोर्स, फोर्स किसी का प्रोडक्ट होता है। वर्क डन, चलिए वर्क डन आपने क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट। चलिए डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल मैंने मान लिया। क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल जल्दी बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल। इतना दिन से आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तो पता चल जाना चाहिए था, या फिर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है चीजों को। जल्दी बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बताइए। वर्क डन इक्वल टू कितना होता है? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस कॉस थीटा नहीं। वो कॉस थीटा डिपेंड करेगा किस चीज पे है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों डॉट प्रोडक्ट होता है और ये सॉल्व होके निकलता है। क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं है और वीडियो बंद हो जाता है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। बताइए क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बताइए, जल्दी कीजिए। इतना भी आप लोग मतलब वो नहीं है, पता होना चाहिए। डिस्टेंस, टॉर्क, डिस्टेंस, सर टॉर्क होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क क्या होता है, किन दोनों चीज का प्रोडक्ट होगा बताइए? दो वेक्टर का प्रोडक्ट होके ना आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है? ए भगवान, कैसा कैसा गधा सब है तुम लोग यार। अभी तक तुम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने को नहीं मिला, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। पढ़ लीजिएगा तो टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स में जो फोर्स देखते हैं हम लोग, ठीक है, V इंटू बी, ये भी हमारा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा, फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो ये सब पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। और इतना ही बोलूंगा कि जो भी चीजें पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, तभी आप लोग का जेई मेन से एडवांस कुछ निकलने का लगेगा। बट अभी आप लोग का जैसा स्थिति है, मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी एक बच्चे का भी निकल सकता है। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन करंट प्रेजेंट सिचुएशन से आप लोग का दिक्कत है। अगर आप लोगों का 6-7 महीने का समय है, अगर आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है।
बट अगर अभी जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तब नहीं हो पाएगा, मेरा बोलने का मतलब ये है। तो इसीलिए आप लोग अपने लेवल को इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेटेड होइए, पढ़ाई पे ज्यादा मन लगाइए, वरना फिर वही हो जाएगा सबका सब, मतलब फिर बोर्ड के लिए पीछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। तो ये होता है हमारा 2 तरीके का प्रोडक्ट्स, ये मैं पढ़ा दिया हूँ, कल इसको भी आप लोग भूल जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या तो याद रखिएगा तो भी कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 तरीके का प्रोडक्ट होता है हमारे पास, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, 2 वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट जो होता है स्केलर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट में 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा वेक्टर आता है। अब कोई पूछेगा सर इसमें डॉट, इसमें क्रॉस क्यों दिया, वो बनाने वाले ने बनाया होगा कि स्केलर होगा तो जैसा डॉट दिखेगा और क्रॉस होगा तो ऐसा वेक्टर दिखेगा। ठीक है, नहीं तो आदमी हर जगह कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें स्केलर आने वाला है कि वेक्टर आने वाला है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग साइन सिंबल यूज किया गया। तो ये था हमारा इस प्रोडक्ट बिटवीन द 2 वेक्टर्स। अब सबसे पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मान लेते हैं कि कोई भी 2 वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, ऐसा हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर। ठीक है, और एक दूसरा हो गया मान लेते हैं यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है एक्चुअली में क्या करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में, ध्यान से देखिएगा। स्केलर प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली में। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स इन एनी वंस डायरेक्शन, किसी भी एक के डायरेक्शन में। ठीक है, किसी भी एक के डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ अभी समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में एक्चुअली में 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस भी 2 वेक्टर का अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट बोला गया, स्केलर प्रोडक्ट या फिर अगर डॉट प्रोडक्ट बोला गया, तो एक्चुअली में क्या करते हैं, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन किसी भी एक के डायरेक्शन में। अब बताइए अगर ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होना चाहिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर, बड़ा ही सिंपल। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ बी वेक्टर, बड़ा ही सिंपल, ये सबको पता है। बट ये क्या अपने अपने डायरेक्शन पे है। ठीक है, जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इसी तरीके का है। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को, चलो इसको नाम रख देते हैं ओ, इसको नाम रख देते हैं ए, इसको नाम रख देते हैं बी। अब क्या बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको ए के डायरेक्शन पे निकालते हैं, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड जो है ए के डायरेक्शन पे निकालेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड जब ए के डायरेक्शन पे निकालेंगे वो इतना मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया चलो ओ एम। ठीक है, तो ओ एम जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया, ओ एम इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, OM is a magnitude of B vector in A's direction। ठीक है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ A, ऐसा भी लिख सकता है। A के डायरेक्शन की तरफ अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, OM। अगर ये एंगल थीटा हो जाता है, अगर ये एंगल हमारा थीटा हो जाता है तो OM का वैल्यू कितना आएगा, OM का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे बोलिए भाई, कुछ तो बोलिए। OM का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, OM का वैल्यू कितना होना चाहिए, मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। OM का वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ बी। ठीक है, सही है कि गलत है, बताइए भाई। आप लोगों से मेरे को बार बार पूछना सही नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार पूछने पे ही रिप्लाई दे दिया कीजिए। OM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, नहीं तो देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए पूछता हूं ताकि आप लोग कुछ जो ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं उसमें समझने की कोशिश करें, वरना मैं तो बोलते बोलते निकल जाऊंगा, 3 से 4 दिन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर 5वां दिन आप बोलेंगे सर आप क्या क्या पढ़ाया था, मेरे को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है कि आप लोगों से पूछने का, क्योंकि मेरे को पता है जवाब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए पूछता हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन क्लास में बने रहे।
चलिए बताइए क्या होना चाहिए ओ एम का वैल्यू। और ये मत सोचिएगा कि सर को बड़ा मजा आ रहा है पूछने में, मेरे को कोई मजा वजा नहीं आता आप लोगों से पूछने में, क्योंकि आप लोग जवाब ही नहीं देते। मैं बस इसीलिए पूछता हूँ कि आप लोग का कंसंट्रेशन बना रहा है। बी कॉस थीटा। हाँ, तो ये मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बोलने पे पूरा का पूरा 1 से 1.5 मिनट का वेस्ट क्यों किया? सर नीचे नेट नहीं चल रहा है, बार बार कट जाता है। नेट नहीं चल रहा है क्या? चलिए, ये नहीं इंटरनेट सर, नीचे वाईफाई नहीं। ये इंटरनेट वाला सिस्टम बड़ा ही दिक्कत है। ठीक है, भगवान से हम लोग ख्वाहिश करते हैं कि फटाफट हम लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस खुल जाए। ठीक है, ताकि शकल टू शकल यानी कि फेस टू फेस में देख सकूं किसका क्या प्रगति चल रहा है। ठीक है, और मेरा जो बीपी बढ़ने वाला सिस्टम है वो कम हो जाए थोड़ा सा। तो ओएम का वैल्यू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि ओएम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन पे कितना आया? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर हमें पूछा बोला जाए कि ए डॉट बी निकालिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब क्या करेंगे? हम दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसी एक के डायरेक्शन में। अगर ए के डायरेक्शन में मैं ए का मैग्नीट्यूड देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए वेक्टर, सॉरी मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन पे देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यही चीज हमारा क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट। यही चीज हमारा क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई पूछेगा कि सर ये तो आपने चलो बता दिया, बहुत ही बढ़िया है, अगर मैं बी के डायरेक्शन में करूं तो बहुत बढ़िया, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ए वेक्टर था, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर था। ठीक है, ए के डायरेक्शन पे ए का मैग्नीट्यूड था मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप। ठीक है, तो ए के डायरेक्शन पे इसका मैग्नीट्यूड ए था, बी के डायरेक्शन पे बी का मैग्नीट्यूड था मॉड ऑफ बी बी कैप, ऐसे था। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग ए के डायरेक्शन पे निकाले थे, अब हम लोग बी के डायरेक्शन पे निकालेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि किसी भी एक के डायरेक्शन पे, वो जरूरी नहीं है कि ए हो या बी हो। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ऐसे ऐसे। ठीक है, और ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, ये था हमारा ओ, ये था हमारा ए, ये था हमारा बी। ठीक है, तो ये हो गया बी का डायरेक्शन, तो बी के डायरेक्शन पे इसका मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये यानी कि सिंपल से भाषा में प्रोजेक्शन, मैंने प्रोजेक्शन आप लोगों को बताया हुआ था, इसको हम लोग ले लेते हैं एन। अब बताइए ओ एन कितना होगा हमारा? ओ एन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो बताइए ओ एन इक्वल टू कितना आना चाहिए? ओ एन इक्वल टू हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आ गया। अब हमें पूछा गया है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, चलिए बहुत बढ़िया, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि ए डॉट बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए के डायरेक्शन पे, सॉरी बी के डायरेक्शन पे निकालेंगे। जब बी के डायरेक्शन पे हम लोग निकालेंगे तो बी के डायरेक्शन पे ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और बी के डायरेक्शन पे बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मॉड ऑफ बी। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास भी यहाँ पे कितना आ गया? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, जिसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा यही चीज हम लोग जो बोलते हैं कि cos थीटा cos थीटा cos थीटा, ये जरूरी नहीं है कि cos थीटा सबसे पहले आपको चीजों को, जैसे अभी मैंने वर्क डन के बारे में पूछा था, तो वर्क डन में आप लोगों ने बोला था कि fs cos थीटा। अब fs cos थीटा बोलने से चीजें गलत हो जाता है, इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि थीटा कौन सा दिया हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा, और उसमें कंपोनेंट कौन सा आ रहा है। ऐसा नहीं कि साइन थीटा भी हो सकता है, fs साइन थीटा भी उसका वैल्यू हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये फोर्स लगा हुआ है F, और ये क्या होता है, ये यहां से लेके यहां तक S डिस्टेंस तक मान लेते हैं ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, ब्लॉक का नाम A था, अभी भी ब्लॉक का नाम A है। ठीक है, और बोला गया है कि ये जो F है यहां से लेके यहां तक ये एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, बोला गया कि बताइए कि इसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है,
तो वर्क डन अगर हम लोग निकालते हैं तो ये एस जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन पे है, तो इस डायरेक्शन पे ही हम क्या करेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो यानी कि क्या होगा एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें वर्क डन कितना होगा, तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा। तो ये तो एफ एस साइन थीटा बन गया, ये क्या बन गया, एफ एस साइन थीटा बन गया। हमारा तो फॉर्मूला गलत हो गया फिर, ठीक है। तो इसीलिए क्या, कंसेप्ट पे फोकस करो, ये गलत नहीं है, ये चीजें सही है, ठीक है। बट कॉस ऑफ जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, बस वही दिक्कत है कि थीटा यहां पे दे दिया था, तो अगर ये 30 डिग्री हो जाता तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि cos 60 डिग्री मतलब sin 30 डिग्री, ठीक है। तो उस तरीके से पूछा गया है चीजों को। तो ये जो भी हम लोग करते हैं, ये मॉड ऑफ एफ cos थीटा मॉड ऑफ एस, ठीक है, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस, ये sin थीटा, ये एक्चुअली में, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला हमें रट नहीं लेना है कि एफ एस कॉस थीटा, और यही होता है अच्छे से नहीं पढ़ने का नतीजा। मैंने अभी क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो किसी एक के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, फोर्स को इसी डायरेक्शन पे ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारा अगर ऐसा हो जाए कि फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन पे दिया रहे एफ, और एस जो है वो इसी डायरेक्शन पे दिया रहा है, तो अब अगर वर्क डन पूछा जाए, तो वर्क डन सिंपली क्या रहेगा, एफ डॉट एस हो जाएगा वर्क डन, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस, कोई कॉस थीटा कुछ नहीं आएगा, आया समझ में। सिंपली क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो इस डायरेक्शन पे एफ का मैग्नीट्यूड एफ, इस डायरेक्शन में एस का मैग्नीट्यूड एस, ठीक है। और अगर ऐसे हो जाता है, मान लेते हैं ऐसे हो जाता है, ये पूरा का पूरा एफ ऐसे आ जाता है, ठीक है, और एस जो है इस डायरेक्शन पे है, तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे कोई निकालूं तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो cos थीटा का थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 90 डिग्री होने पे, ठीक है। वर्क डन मतलब क्या, ये डिस्प्लेस ही नहीं हो पाएगा, अगर मैं ऊपर की तरफ वर्टिकल फोर्स लगाऊं तो ये नीचे की तरफ दबेगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा आगे जाने का, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरे को यहां से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे जा रहा है, तब हमारा वर्क डन फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए क्या, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा हमेशा, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट रट नहीं लेना है, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करना है, और ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी तक आप लोग अच्छे से पढ़े थे नहीं पढ़े थे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत बार क्लास में बताता हूँ कि पहले आप कैसा थे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंटली आप फ्यूचर में कैसा बनना चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, या फिर अपने आप बोलते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो पीछे वाला चीजें कोई मायने नहीं रखता कि आप गधे थे, कोई भी बच्चा गधा नहीं होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबके पास इंफॉर्मेशन की कमी होता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कब आता है, जब उसको हम लोग समय देंगे, ठीक है। जैसे आजकल सबके पास फोन हो गया तो सब लोग गेम खेलते हैं, तो कोई अगर गधा बच्चा होता तो वो गेम नहीं खेल पाता, किसी के पास दिमाग कम होता तो उसने गेम में समय दिया तो सारे के सारे चीजें सीख लिया, और सारे के सारे चीजें सीखने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन हो गया, वो चीजें कर पा रहा है। तो पढ़ाई भी कुछ उसी तरीके का है, गेम भी कुछ उसी तरीके का है, जिस पे ज्यादा समय दीजिएगा उस पे आपको सीखने को मौका मिलेगा, पढ़ाई पे ज्यादा समय दीजिएगा पढ़ाई सीखने का मौका मिलेगा, इधर उधर की चीजों पे ज्यादा समय दीजिएगा तो इधर उधर की चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेटर क्या है, आप लोग बड़े हो चुके हैं, समझदार इंसान है। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और सारे चीजें जो भी अभी तक पढ़ाया है वेक्टर में, सारे चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा चीजों को, ठीक है। क्योंकि अब पूरा का पूरा प्रो वेक्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट से। अब बहुत सारे मेंस एडवांस के क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट सबको समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यस सर।
डॉट प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इन एनी वंस डायरेक्शन, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वन वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी एक का डायरेक्शन में। चलिए थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।